तो सर एलएलपी में हर पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है किस एक्सटेंट तक? टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कंट्रीब्यूशन, एक्सेप्ट इन वन केस, सर इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड। विलफुल फ्रॉड, जानबूझ के किया गया फ्रॉड है तो फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है सर। और इधर पार्टनरशिप में वैसे ही हर पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर्सनल एसेट्स तक भी वो पहुंच सकती है। यदि पार्टनरशिप में एसेट्स कम पड़ रही है और लाइबिलिटी ज्यादा हो रही है तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स भी बेच के चुकाया जा सकता है। नेक्स्ट, ये अधूरा रूल है, जब 1932 वाली पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो और डिटेल्स आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। म्यूचुअल एजेंसी पढ़ भैया, एक बार फिर समझाता हूँ। Mutual agency, an LLP, each partner can bind the LLP by his own act but not the other partners. हम्म And in partnership, each partner can bind the firm as well as the other partners by his own act. सबसे पहले म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट इन 1932 वाली पार्टनरशिप से समझते हैं, फिर एलएलपी में आएंगे। देखो, आपने ये टर्म तो सुना है ना, प्रिंसिपल और एजेंट। आप सब ने प्रिंसिपल और एजेंट वाला कंसेप्ट सुना तो होगा लाइफ में कभी ना कभी। हाँ सर, मान लो हमारा जश शाह है। जश शाह ने बहुत मेहनत करी अपने पापा की तरह, और पापा ने इसको खूब डंडे भी मारे क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी हैं, और ये एंड में इसको चार्टेड अकाउंटेंट बना के ही निकाला। ठीक है, थोड़ा प्यार से थोड़ा मार से बना दिया इसको चार्टेड अकाउंटेंट। एक बार चार्टेड अकाउंटेंट बन गया, फिर इसकी किस्मत चमकी। किस्मत चमकी, इसने खूब मेहनत करी, और भारत के अलग अलग शहरों में, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, एक कोलकाता में, इसने प्लॉट्स लिए। फ्लैट नहीं, प्लॉट लिए, खाली जमीन का टुकड़ा लिया, इतना पैसा कमाया है इसने। ठीक है, खुद मुंबई में रह रहा है, तो मुंबई का प्लॉट तो खुद मैनेज कर लेगा। कल को वहां कुछ देखने की या बेचने के लिए किसी को दिखाने की जरूरत हुई तो ये खुद मुंबई में ही रहता है, तो वहां तो कोई जरूरत नहीं। क्या कोलकाता वाले प्लॉट के लिए कोई बायर आया है तो ये खुद डेली मतलब उड़ उड़ के फ्लाइट पकड़ के कोलकाता जाना सही रहेगा इसके लिए? नहीं सर, पूरा काम इफेक्ट हो जाएगा। तो ये इसने क्या किया, जज शाह ने एक अपना कोलकाता में एक एजेंट अपॉइंट कर लिया, जो एजेंट इसके बिहाफ पे काम कर रहा है, और थर्ड पार्टीज के साथ में जज शाह को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन? एजेंट। ठीक है सर, कोलकाता में। तो एजेंट का काम क्या होता है सर? टू एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टीज। ही इज इनटू द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। he is into the representative capacity। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल को। किसके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड पार्टी। और ये प्रिंसिपल ने इसको यदि पावर्स दी हैं तो ये प्रिंसिपल को थर्ड पार्टी के साथ में एग्रीमेंट बना के प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है। मान लो प्रिंसिपल ने एजेंट को पावर दी कि तू मेरे बिहाफ पे मेरी जमीन बेच दे, 2 करोड़ से कम मत बेचना। एजेंट ने बेच दी 2 करोड़ 10 लाख रुपए में। ठीक है, तो थर्ड पार्टी खुद ने ही साइन कर दी एग्रीमेंट कि हाँ मेरे पास पावर्स है, मैं एजेंट हूँ इनका। तो सर प्रिंसिपल इस एग्रीमेंट से बाइंड होने लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? यस सर, बिल्कुल होने लग जाएगा। तो प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है, समझ में आ गया? प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप बेसिक समझ में आ गया। डिटेल में पढ़ेंगे अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वहाँ एजेंसी के ऊपर पूरा चैप्टर है। तो एजेंसी से रिलेटेड क्या नियम कायदे कानून है वो अपने को एजेंसी चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएंगे। अभी के लिए इतना जानना बहुत है। ठीक है सर। अब सर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूं, जान है ये 1932 पार्टनरशिप की जो मैं आपको बात बता रहा हूं। सर 1932 वाली पार्टनरशिप जो है उसमें मान लो ये 2 या 4 पार्टनर्स हैं, चलो 4 पार्टनर्स मान लेते हैं। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म का एजेंट है। हर पार्टनर, मान लो अपन ये वाले पार्टनर की बात लेके चलते हैं, वो रिमेनिंग पार्टनर्स का एजेंट है और पार्टनरशिप फर्म का भी एजेंट है। यानी कि ये पार्टनर नंबर 3 जो भी काम किसी थर्ड पार्टी के साथ में करके आ रहा है
उससे हर पार्टनर को एज अ प्रिंसिपल बाइंड कर देगा या नहीं कर देगा? जो इसने थर्ड पार्टी मिस्टर एक्स के साथ में, पार्टनर नंबर 3 ने, मिस्टर एक्स जो थर्ड पार्टी है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। क्या बनाया? कि मेरी पार्टनरशिप फर्म आपसे 100 रुपए प्रति किलो में 1000 किलो रॉ मटेरियल खरीदेगी। ठीक है, तो सर इससे पार्टनर नंबर 1, पार्टनर नंबर 2, पार्टनर नंबर 4 बाइंड हो जाएंगे और पूरी पार्टनरशिप फर्म भी बाइंड हो जाएगी। यानी कि ये पार्टनर इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स और नॉट? एजेंट अपने काम से प्रिंसिपल को बाइंड कर देता है या नहीं कर देता है? यस सर। मैंने क्या कहा, जो भी काम पार्टनर ने किया उससे रिमेनिंग पार्टनर्स और पूरी पार्टनरशिप फर्म बाइंड हो जाती है या नहीं हो जाती है? हाँ सर। तो क्या हर पार्टनर के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप है या नहीं है? पार्टनर नंबर 4 भी बाकी सबको बाइंड कर देगा, पार्टनर नंबर 2 भी बाकी सबको बाइंड कर देगा, पार्टनर नंबर 1 भी बाकी सबको बाइंड कर देगा, पार्टनर नंबर 3 भी सबको बाइंड कर देगा। यानी इन चारों पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है या नहीं है? ये सब एक दूसरे के पार्टनर्स जो हैं, ये सब एक दूसरे के एजेंट भी है और सब एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं। एजेंट कैसे? ये हर पार्टनर अपने काम से रिमेनिंग पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है, तो हर पार्टनर बाकी पार्टनर्स का एजेंट हो गया, उनको बाइंड कर सकता है। और हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है। सर बाकी के पार्टनर्स के काम से वो बाइंड हो रहा है एज अ प्रिंसिपल? यस सर। तो हर पार्टनर इन 1932 पार्टनरशिप, देर इज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। आपस में ये लोग सब एक दूसरे के एजेंट जैसे काम कर सकते हैं। हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और हर पार्टनर एजेंट भी है। क्या ये थ्योरी समझ में आई 1932 वाली पार्टनरशिप की? ये इंपॉर्टेंट है 1932 वाली पार्टनरशिप के लिए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राघव काबरा, एंसल फर्नांडीज, समझ में आ गई? एंसल फर्नांडीज आंख रगड़ता रहता है, क्या भेजे में कुछ घुसा है या नहीं घुसा? जब मैं समझा रहा था तब क्या घुसा, चल बता। एंसल सर फर्नांडीज की एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट है। किसमें? एलएलपी में ना? नहीं, पार्टनरशिप में। कौन सी पार्टनरशिप में? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में? नहीं, नॉर्मल 1932। वेरी गुड। 1932 वाली पार्टनरशिप में हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का एजेंट, तो अपने काम से इनको बाइंड कर सकता है, और पूरी पार्टनरशिप फर्म का भी एजेंट, तो अब पूरी पार्टनरशिप फर्म को भी अपने काम से बाइंड कर सकता है। और हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का प्रिंसिपल, यानी कि बाकी के पार्टनर्स इसको अपने काम से बाइंड कर सकते हैं एज एजेंट। ठीक है, ये थ्योरी समझ में आ गई 1932 वाली पार्टनरशिप की? यस सर। पर एलएलपी में क्या होता है बेटा? एलएलपी में भी तो चार, दो या दो से अधिक पार्टनर्स हैं। ठीक है सर। तो क्या इधर भी ये म्यूचुअल एजेंसी कंसेप्ट लागू होता है कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट और हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल? नहीं सर। एलएलपी में म्यूचुअल एज पार्टनर्स आर नॉट म्यूचुअल एजेंट्स ऑफ ईच अदर। नो, ये थ्योरी है एलएलपी में एप्लीकेबल नहीं होती है। तो सर फिर, सर हर पार्टनर अपने काम से एलएलपी को तो बाइंड कर सकता है जो उसने थर्ड पार्टी के साथ में किया है, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर्स को नहीं बाइंड कर सकता। बात समझ में आई? पार्टनर के काम से एलएलपी बाइंड होगी, बाकी के पार्टनर्स पर्सनल कैपेसिटी में बाइंड नहीं होंगे। आंसर? सर मतलब पार्टनर कम एलएलपी का एजेंट है बट दूसरे पार्टनर्स का नहीं है। यस, हर पार्टनर एलएलपी का एजेंट तो है लेकिन दूसरे पार्टनर्स का एजेंट और प्रिंसिपल नहीं है। जश शाह बोल। सर मतलब पहले के एक्ट में जब वो 1932 वाला एक्ट था, तब वो हम्म। पार्टनर एलएलपी के साथ बस पार्टनरशिप के साथ भी प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता रख सकता था। वहां तो देख, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है जश। 1932 वाली में हर जना एक दूसरे का प्रिंसिपल और एजेंट है, सारे पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट हैं। खुद भी बाइंड होंगे, दूसरे ने काम किया है, खुद भी दूसरों को बाइंड कर सकते हैं।
और हर पार्टनर अपने काम से पूरी पार्टनरशिप फर्म को भी बाइंड कर सकता है। यानी कि 1932 वाली पार्टनरशिप में हर पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स का और पूरी पार्टनरशिप फर्म का सबका एजेंट है। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक्ट में क्या है? जबकि एलएलपी एक्ट में क्या है, एलएलपी एक्ट में मान लो इधर भी 4 पार्टनर्स हैं, पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3, पार्टनर 4, 4 पार्टनर्स हैं। सर ये सब एलएलपी के एजेंट्स हैं। यानी कि एलएलपी को हर पार्टनर अपने काम से बाइंड कर सकता है, लेकिन बाकी के पार्टनर्स के एजेंट्स नहीं। बात समझ में आ गया? ये बाइंड नहीं होंगे ठीक इसके है, काम ठीक से। है। तो इसके फिर काम से कौन बाइंड होगा? वो एक केवल एजेंट बनेगा ना? हम्म वो एक पार्टनर एक एजेंट बनेगा ना? हर पार्टनर बिना बोले ही एलएलपी को अपने काम से बाइंड कर सकता है, वो उसका एजेंट होता है। एलएलपी प्रिंसिपल और पार्टनर एजेंट, ये पार्टनर भी एलएलपी का 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 एजेंट। यानी कि एलएलपी को हर पार्टनर अपने काम से बाइंड कर सकता है, लेकिन पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती कि इस काम से बाकी के पार्टनर्स भी बाइंड हो जाए, ऐसा नहीं। ठीक है जश? जश यस सर, यस। ठीक है, और किसी को कोई डाउट ये बात समझने में? नहीं है ना? सबको भेजे में अच्छी तरह घुस गई। जैसे मैं रात को राघव काबरा के पास में आऊं रात को 2 बजे, ठीक है सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे मेरे भाग्य कहाँ। तो रात को 2 बजे राघव काबरा को मैंने जोर से हिलाया और राघव काबरा से पूछा, राघव काबरा 2 into 2 कितना होता है? कि सर इस बात को पूछने आप मेरे घर आए, 2 into 2 4 होता है, बिना दिमाग लगाई बता दिया। वैसे ही मैं रात को 2 बजे राघव काबरा के घर जाके पूछूं, राघव म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप किस में होता है, एलएलपी में होता है या फिर 1932 वाली पार्टनरशिप में होता है? सर क्या बात कर दी, 1932 में होता है, इसमें सोचने की बात क्या है, इधर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं होता है बिटवीन द पार्टनर्स। इस तरीके से ये बात याद रहनी चाहिए। राघव काबरा समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे अभी तो बहुत सारे बचे हैं, आ जाओ। 9 पॉइंट्स कराए हैं मैंने आपको। ऋचा बांगड़ थक गए हो पढ़ते पढ़ते? क्यों भाई, एनएम कुछ ज्यादा ही पढ़ा देता है। ठीक है, Designated partner. मिदुष भी ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ सर, एनएम कुछ ज्यादा ही पढ़ा देता है। कविश समझ में आ रहा है तेरे को या नहीं आ रहा है? अरे सर पड़ोसी के दुख पे हंसना सबसे आसान काम होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पड़ोसी के बाद में अगला नंबर अपना ही होता है। ठीक है, इसलिए पड़ोसी के दुख दर्द पे कभी हंसते नहीं है। ठीक है कविश? ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट, डेजिग्नेटेड पार्टनर। देखो, डेजिग्नेटेड पार्टनर का कंसेप्ट कहाँ आता है? एलएलपी में आता है। ठीक है सर। डायरेक्टर का कंसेप्ट कहाँ आता है? कि सर कंपनी में आता है। सर 1932 वाली पार्टनरशिप में ना तो डायरेक्टर जैसा कोई कंसेप्ट है, ना डेजिग्नेटेड पार्टनर जैसा कोई कंसेप्ट है। वहां तो बस पार्टनर्स होते हैं जिनको मिलके पूरी पार्टनरशिप फर्म को मैनेज भी करना होता है और सारे पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड लीगल कंप्लायंसेस भी करने होते हैं। वहां पर बस पार्टनर्स ही होते हैं, वहां कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। जो एलएलपी में है ना, वैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। पढ़ ले भाई। Designated partners in LLP, at least 2 designated partners and at least one of them shall be resident in India. हम्म Whereas in पढ़ोगी नहीं? हाँ हाँ पढ़ना। Whereas in partnership there is no provision for such partners under the Partnership Act 1932. पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डेजिग्नेटेड पार्टनर जैसी कोई चीज नहीं होती है, ना डायरेक्टर जैसी कोई चीज होती है। जबकि एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। सर काम क्या होता है सर? वो सारा लीगल कंप्लायंस भी हैंडल करते हैं और उनमें से कम एक इंडिया में रहने वाला होना चाहिए। रेजिडेंट इन इंडिया का मीनिंग हम जब डिटेल आएगी ना यहाँ पर तब पढ़ेंगे। रेजिडेंट का मतलब होता है पिछले साल में कम से कम 120 दिन इंडिया में रहा हुआ, वो रेजिडेंट इन इंडिया कहलाता है। तो कम से कम एक भारत में रहना चाहिए ना, जो सारे कंप्लायंसेस हैंडल करे। भारत में रहेगा ही नहीं डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो कैसे सारे कंप्लायंसेस हैंडल करेगा? ठीक है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स।
नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉमन सील। पढ़ भाई। Common seal, an LLP, it may have its common seal as its official signatures, whereas in partnership, there is no such concept in partnership. ठीक है, देखो कॉमन सील क्या होती है, एक राउंड सील होती है, ठप्पा होता है ना, ठप्पा स्टैंप देखा है कभी आपने? हाँ सर। तो सर ऐसी एक राउंड सील होती है, कॉमन सील बोलते हैं उसको। कॉमन सील का कंसेप्ट क्यों आया, नए बच्चे सारे ध्यान से सुनो। सर अपन तो है नेचुरल पर्सन्स, ठीक है सर। अपने को कहीं भी साइन, कोई डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना होगा तो अपन अपने सिग्नेचर्स करेंगे उसके ऊपर ऑथेंटिकेट करने के लिए। मान लो कविश अपनी प्रॉपर्टी किसी 18 साल का है, अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर रहा है, तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी गर्लफ्रेंड के नाम करता हूँ ऐसा लिख के नीचे साइन कर देगा, तो दैट साइन विल बी टेकन एज कि इसने इस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट किया है। ये तो नेचुरल पर्सन है, इसने कर लिया। आर्टिफिशियल पर्सन जो होते हैं, जैसे कि कंपनी हुई, जैसे एलएलपी हुई, सर ये आर्टिफिशियल पर्सन कैसे साइन करेंगे? ये तो कर ही नहीं सकते क्योंकि इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं। तो सर इनको कभी साइन करने की जरूरत पड़ी तो कंसेप्ट आया कॉमन सील का, कि कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना है तो कंपनी की सील लगा के कंपनी का एक डायरेक्टर साइन कर देगा, ठीक है। एलएलपी को कहीं पर करना है तो एलएलपी की कॉमन सील लगा के जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो साइन कर देगा, ठीक है सर। तो सर इसलिए आया, तो ये कॉमन सील जो है इट इज टेकन एज द सिग्नेचर्स ऑफ दीज आर्टिफिशियल पर्संस, ठीक है सर। 2015 से पहले सर कॉमन सील कंपलसरी होती थी, कंपलसरी फॉर कंपनीज एंड एलएलपीज, उनको रखनी थी। 2015 के बाद में इसको ऑप्शनल बना दिया गया है। आप चाहें तो रखें, आप चाहें, आप नहीं चाहते अपनी कंपनी में और एलएलपी में कॉमन सील का कंसेप्ट रखने के लिए तो ना रखो, क्योंकि नेचुरल पर्सन तो साथ में साइन कर ही रहा है अलॉन्ग विद द सील, इसलिए कंपलसरी 2015 के बाद में ऑप्शनल कर दिया गया कॉमन सील का कंसेप्ट। तो इसीलिए तो वर्ड में यूज किया गया है। इट मे हैव इट्स कॉमन सील एज इट्स ऑफिशियल सिग्नेचर्स। यदि यहाँ पर शैल वर्ड आता, लॉ में मे और शैल का बड़ा मतलब होता है। मे तो हो गया आप चाहें तो, आप ना चाहें तो ना, और शैल का मतलब है आपको रखना ही रखना है। बात समझ में आ गई? यस। चलिए, जबकि पार्टनरशिप में कॉमन सील के जैसी चीज का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो सेपरेट पर्सन भी नहीं है, तो काहे का कॉमन सील का कंसेप्ट, ठीक है। चलिए, बाकी के हम लोग कल करेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है। एंसल फर्नांडीज डाउट बोलते रहा। सर ये आपने बोला कि ऑप्शनल है, पर आपने कंपनीज एक्ट में बोला था कि दो ये दो क्या था, दो डायरेक्टर्स और एक कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर, तो इधर दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को ही साइन करना पड़ेगा, वो या इधर भी डायरेक्टर का कुछ? लिसन टू मी, कंपनीज एक्ट में जो रूल था वो अपन ने पढ़ लिया कि सर यदि कॉमन सील नहीं है तो क्या, और यदि कॉमन सील है तो क्या, और यदि कंपनी सेक्रेटरी है तो क्या, और यदि कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो क्या। वहां दोनों तरीके से पढ़ाया था। सबसे पहले तो कॉमन सील है तो क्या, और यदि कॉमन सील नहीं है तो क्या, और फिर उधर फर्दर डिटेल्स में ले गया था कि कंपनी सेक्रेटरी है तो क्या और कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो क्या। याद आ रहा है एंसल फर्नांडीज? अभी तक अपन एलएलपी में घुसे हैं क्या, कि डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो क्या, नहीं है तो क्या, नहीं है ना, और इधर उतनी डिटेल दी भी नहीं है। तो तुमको पढ़ना ही नहीं है एलएलपी के केस में, जबरदस्ती परेशान मत हो, ठीक है। चलिए, मिदुष मोदी बोल, क्या हुआ? सर ये चैप्टर का पीडीएफ पेस्ट हो गया। भेज दूंगा, पर तू कौन सी क्लास में है मिदुष? 12th में है ना? हाँ अभी तक रजिस्टर नहीं कराया तूने? मैंने करा दिया रजिस्टर, वो बोले 15 दिन बाद आएगी। अच्छा ठीक है, मैं भेज देता हूँ। जिन नए लोगों ने जो 12th में है, जिन्होंने रजिस्टर नहीं कराया है, वो कृपया रजिस्टर एट दी अर्लीस्ट करा ले में बेटा, ठीक है। 11th वाले भी पीछे क्यों रह रहे हो, रजिस्टर करा लो ना, ठीक है। एक तो हो गई ये बात। दूसरा, एक सेकेंड, हाँ जाना मत।